चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभालते ही सीजेआई सूर्यकांत ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। अब कोर्ट में तारीख पर तारीख आसान नहीं होगी। बड़े प्रशासनिक बदलाव लागू करने का ऐलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस लिस्टिंग, जल्द सुनवाई और स्थगन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित करने की बात कह दी है। और कुछ ऐसे कानून जो है, कुछ ऐसे अगर आप कहेंगे नियम जो है उन्होंने बनाए हैं, जैसे कपिल सिब्बल जैसे आप कह सकते हैं वकीलों के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है, जो किसी भी मामले को लेकर तुरंत कोर्ट में पहुंच जाते थे और उसकी तुरंत सुनवाई की मांग करने लगते थे। 1 दिसंबर यानी कल से नए नियम लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार इन 4 सर्कुलरों का सबसे बड़ा असर ये होगा कि सीनियर एडवोकेट अब किसी भी मामले की मौखिक मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सभी जरूरी मामलों की स्वतः लिस्टिंग 2 वर्किंग डे के अंदर होगी, और वो भी बिना किसी मेंशनिंग की जरूरत के। यानी पहले जिस तरीके से कोई स्पेशल मामला होता था या फिर कोई ऐसा मामला होता था जिस पे चले जाते थे कोर्ट के सामने, इसे जो आप कह सकते हैं मेंशन करते थे, तुरंत सुनवाई की मांग करते थे, अब ये नहीं होगा। अब ये वीआईपी वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स नहीं चलेगा। लोग जो हैं, जो ज़रूरत है, जिन्हें ज़रूरत है, उनके लिए रात को 2 बजे तक भी कोर्ट खुले रहेंगे। लेकिन वीआईपी वीवीआईपी लिस्टिंग वाली बात अब खत्म हो रही है। अदालत ने साफ कर दिया है कि तुरंत अंतरिम राहत देने वाले मुद्दे जैसे बेल, अग्रिम जमानत, हैबियस कॉर्पस, डेथ पेनल्टी, बेदखली या ध्वस्तीकरण रोक बिना देरी सीधे सूचीबद्ध किए जाएंगे। सीजेआई सूर्यकांत के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद जारी यह सुधार सुप्रीम कोर्ट में अनियंत्रित मौखिक मेंशनिंग को रोकने, सुनवाई की टाइमलाइन को पारदर्शी बनाने और लिबर्टी संबंधित मामलों को तेजी से निपटाने के लक्ष्य के तहत लागू किए गए हैं। अब एडवोकेट्स को स्टॉल के लिए प्रतिस्पर्धा या कई बार मेंशनिंग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने स्थगन की प्रक्रिया को एक सख्त और एक समान ढांचे में ढाल दिया है। अब केवल विरोधी पक्ष की पूर्ण सहमति होने पर ही स्थगन का अनुरोध स्वीकार्य होगा, वो भी तय समय सीमा के भीतर। नए निर्देशों के अनुसार कोर्ट में मौखिक मेंशनिंग केवल उन्हीं मामलों के लिए होगी जो एक दिन पहले जारी मेंशनिंग लिस्ट में शामिल होगा। सीनियर काउंसिल को मेंशनिंग से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि युवा जूनियर वकीलों को यह जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। दूसरी ओर स्वतः सूचीबद्ध होने वाले मामलों में सबसे बड़ा सुधार बेल प्रणाली में हुआ है। जैसे ही कोई जमानत याचिका रजिस्टर होती है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार को स्टैंडिंग काउंसलिंग को एडवांस कॉपी देना अनिवार्य होगा। इसकी प्रूफ ऑफ सर्विस जमा किए बिना याचिका ना तो वेरीफाई होगी, ना ही लिस्ट। इसे सरकार की ओर से अदालत में प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब स्पष्ट हो गई है। जहां स्वतः लिस्टिंग लागू नहीं होगी, वहां वकीलों को तय प्रोफार्म और विस्तृत अर्जेंसी लेटर के साथ दोपहर 3 बजे तक आवेदन देना होगा। शनिवार को यह सीमा 11:30 बजे तक रहेगी। अत्यंत जरूरी मामले में दस्तावेज 10:30 बजे तक जमा किए जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब अर्जेंसी लेटर ये साबित करे कि मामला सामान्य प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकता है। अब सीजेआई के इस आप कह सकते हैं कि जो ये बड़े नियम जो वो लेकर आए हैं, इस पर लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और इसे लोग कपिल सिब्बल गैंग के लिए जो है एक बड़े झटके के तौर पर देख रहे हैं। एक बड़ा झटका जो है बता रही है और बोल रहे हैं कि किस तरीके से ये अपने आप में ही एक बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो है लगातार इसे अपनी तरह से चाल ढाल में ढाल रहे थे और सारी चीज़ें कर रहे थे। उसके बाद आपको बता दें, कुछ लोगों ने तो यहाँ पर ये भी प्रतिक्रिया दी है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो नए सीजेआई है वो बहुत सारे रेडिकल डिसीजंस लेंगे, जो एक अच्छा होगा और जो जुडिशरी का जो ये सिस्टम है उसे सही तरीके से लीड करने में काम आएगा। ये बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था और अब जो है इसे किया गया है। ये बड़े सुधार हैं और ये ज़रूरी भी थे। उसके बाद आपको बता दें कि उसके बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत ऐसे मतलब ये जो कॉमन सेंस वाले रिफॉर्म्स हैं इन्हें लाने में बहुत समय लग गया, लेकिन देर आए और दुरुस्त आए। तो यानी साफ तौर पर लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से बहुत ही बेहतरीन फैसला है। दूसरी तरफ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जो है स्पष्ट किया है कि स्थगन केवल शोक, गंभीर स्वास्थ्य कारण या बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही किया जाएगा। ऑनलाइन निर्धारित प्लेटफॉर्म में ईमेल द्वारा भेजना अनिवार्य होगा और पहले दिए गए स्थगनों की संख्या बतानी होगी। ये चारों सर्कुलर मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक अनुशासित, समय सीमित और पूर्व नियमित लिस्टिंग प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं। खासकर उन मामलों के लिए
जो सीधे किसी नागरिक की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने आज उसी के साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा के AP जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित इंटरनेशनल कन्वोकेशन ऑन जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की असली शक्ति पर विस्तार से भी चर्चा की। उन्होंने आपको बता दें कि प्रभावी तरीके से, बेहद सरल तरीके से समझाया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की तुलना चारपाई से करते हुए कहा कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत लकड़ी के फ्रेम और टिकाऊ रस्सियों की तरह है, जो एक तरफ स्थिर तो दूसरी तरफ परिस्थितियों के अनुसार लचीला था। केशवानंद भारती फैसले पर बात करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब यह ऐतिहासिक सुनवाई चल रही थी, उस समय भारत संवैधानिक जीवन के 23वें वर्ष में था। देश अपने लोकतांत्रिक स्थानों आकार दे रहा था और आदर्शवाद तथा शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया सीख रहा था। क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनी। Senior advocates and the distinguished Attorney and Solicitor General, of course, learned Solicitor General coming in a very refreshing and in an entirely a different form. We really commend the very eminent scholarly arguments raised from both sides. Of course, one side really led by the learned Attorney General, duly supported by Mr. Siddharth Luthra, and the other side Dr. Abhishek Singhvi and Sri Tushar Mehta. As I watched their arguments that really unfold, and one thought kept returning, how extraordinary it was in 1973, a judiciary so young could display such wisdom, such restraint, such faith in democracy's self-correcting power. As you know, the year 1973, India was barely 23 years into the constitutional life, a nation still defining its institutions, still learning to walk the tightrope between idealism and power. And the question before the court at that time was nothing less than civilizational, namely, could a parliamentary majority, however large, rewrite the moral DNA of the Constitution? It would not be false to say that every democracy at some point in its life faces such a reckoning. As you all are well aware, the United Nations, the United States confronted it in the early 20th century when executive power tested the limits of judicial independence during the New Deal era. The United Kingdom faced it too when centuries of parliamentary sovereignty collided with the modern demands of separation of power. Yet, these nations met their moments of strain with the counterweight of long experience, institutions tempered with hundreds of years, anchored in an unbroken constitutional tradition. India, by contrast, in 1973, had neither the luxury of time nor the comfort of precedent. Our judiciary was barely 2 decades old, young enough, one might think, to falter under pressure. And yet, it did not. With a courage that far surpassed its age, the Supreme Court chose the path of constitutional maturity and morality, both. It refused to bend the Constitution into the shape of convenience. In that single act of restraint, it demonstrated that a democracy need not grow old to grow wise. तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए। हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।